प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे पौधों के पोषण के बारे में। तो देखिए, हम लोग पहले देख चुके हैं कि पौधे जो होते हैं स्वपोषी भी होते हैं और कुछ परपोषी भी होते हैं। आप देखे थे ना, स्वपोषी भी पौधे थे। अभी इसके पहले आप जो पोषण के प्रकार के बारे में देखे थे, स्वपोषी और परपोषी देखे थे ना। तो कुछ पौधे पौधे जो होते हैं स्वपोषी, तो जो स्वपोषी होते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग स्वपोषी के बारे में। तो स्वपोषी जो पौधे होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, है ना। और वो संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा संश्लेषित करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा इसको संश्लेषित करते हैं। यानी कि इनमें क्या पाया जाता है ऐसे पौधे में, तो ये पौधे में हरे होते हैं। ये पौधे हरे हरे जितने भी पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। हरे जितने भी पौधे होते हैं क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। यानी कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद रहता है, यानी हरित लवक इनमें पाया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा आप लोग देखते हैं परपोषी। तो परपोषी में दो भाग था, है ना। वैसे तो 3 भाग थे, तो जिसमें प्राणी संपोषण भी था। तो प्राणी संपोषण में नहीं लेंगे हम लोग, 2 लेंगे इसमें से। एक लेंगे मृत जीवी, मृत जीवी, है ना। तो मृत जीवी में आपको बताया था कि मृत जीवी कहने का मतलब कि ऐसे पौधे जो अपने पोषण के लिए सड़े गले, है ना, सड़े गले, है ना, पदार्थ को, कार्बनिक पदार्थ को लेते हैं। ठीक है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को लेते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं, है ना। तो मृत जीवी आपको पता है ना, मृत जीवी का अर्थ क्या है कि जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करे वैसे पौधे मृत जीवी। जैसे आपको बताए थे ना कि मशरूम जो होता है ना, मशरूम जो होता है या गोबर छत्ता भी इसको कहा जाता है। तो मशरूम जो होता है वो क्या होता है, मृत जीवी पोषण करता है। तो वो भी तो एक पौधा ही है ना, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसे ये क्रिया करते हैं, है ना। तो देखे थे ये स्वपोषण था ना। और परपोषण में मृत जीवी था। दूसरा आपका क्या था, तो दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें परजीवी। ठीक है, परजीवी। और तीसरा जो होता है वो इसमें नहीं आएगा, पौधों के लिए नहीं आएगा। ठीक है, पौधों मनुष्यों के लिए आ जाएगा या किसी जानवर वगैरह के लिए हो जाएगा। तो इसमें यही 3 भाग हो जाएंगे। पौधों में पोषण की बात करें तो स्वपोषी हो जाएगा, और परपोषण में ये 2 भाग जो होते हैं पौधों के अंदर होते हैं, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या होता है कि ये दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, जैसे अमर बेल, अमर बेल ये क्या होता है, दूसरे पौधे पे आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ना कहीं गांव वगैरह में, आप कहीं देखे होंगे कि पेड़ वगैरह पे लंबे लंबे पीले कलर के आप देखे होंगे, लंबे लंबे लत्तर जैसा देखते होंगे ना। तो वो जो होते हैं वो अमर बेल का ही, अमर बेल ही होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे पेड़ पर आश्रित रहते हैं। या फिर आप ये देखते हैं ना कि कहीं कहीं पेड़ पौधे के ऊपर ये निकल जाता है, अलग से कोई प्लांट आ जाता है, देखे होंगे ना। तो वो प्लांट है ना, तो पौधे के ऊपर ही, उसी पौधे के ऊपर किसी हिस्से में से वो निकल जाता है। ठीक है, आप अक्सर आमों के पेड़ पे देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पोषण समझ गए ना, पौधे में पोषण किस तरह से होता है। तो स्वपोषी भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जो जिनमें हरित लवक पाया जाता है, यानी हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषित है। और दूसरे पोषण की प्रकार की बात करें तो मृतजीवी पोषण होता है और परजीवी पोषण होता है पौधों के लिए। तो पौधों ये 3 तरह से पोषण कर सकते हैं, यानी कि कुछ पौधे स्वपोषी भी होते हैं और कुछ परपोषी भी होते हैं। तो अधिकतर जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं हरित लवक के कंडीशन में, तो ये किस तरह से करते हैं और क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो सिंपली अगर इसका परिभाषा करना चाहे तो कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, कि जिस प्रक्रिया द्वारा अपना ये भोजन तैयार करते हैं, कौन, हरे पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे
हरे पौधे अपना अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो यही देखते हैं। लिखा हुआ परिभाषा कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से, तो सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश जो आते हैं, है ना, तो सूर्य के प्रकाश क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु के ग्लूकोज के में होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है आपका, दूसरा है आपका जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है, जल है। और कब, तो जब क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल क्या है, तो ये पौधों में पाया जाने वाला एक ऐसा वर्णक है, इनके पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां जो होती है हरी होती है। ठीक है, तो पत्तियां हरी होने का रीजन क्या है, तो वो क्लोरोफिल है। और इसके कारण क्या होता है, तो इसमें जो होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्लोरोफिल में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है, यानी कि वहां से वो ऊर्जा अवशोषित करता है। और ऊर्जा जब ले लेगा और ऊर्जा कम होगा, तो ये कम होगा, तो जब इस सूर्य का प्रकाश रहेगा तब, तो जब सूर्य प्रकाश निकलेगा तो इस कंडीशन में क्या करता है कि अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाता है। और यहाँ जल ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जल भी हम दे देते हैं, जल। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम देखे थे ना, जल नहीं लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये जल भी यहाँ बनाता है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं, इसको अगर संतुलित किया जाए, तो अगर अब संतुलित करना हो तो यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 6 लगाएंगे, और अब यहाँ 12 लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन यहाँ 12 है और यहाँ 12 है, तो 24 हो जाएगा ना ये, और यहाँ फिर आपको 6 लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जल पादप कोशिकाओं में, है ना, पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। देख रहे हैं ना, ग्लूकोज बनता है, ये C6H12O6 जो देख रहे हैं ग्लूकोज बन रहा है, और इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन और जल भी है। तो इनका क्या होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन, ये जो जल है, ये वायुमंडल में पौधे छोड़ देते हैं। ये कैसे छोड़ते हैं उसको अब देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ ये जो ग्लूकोज ही नहीं बनाते हैं पौधे, इस प्रक्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, ये सूर्य से प्राप्त जो विकिरित ऊर्जा मिल रही है उसका स्थिरीकरण करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो ग्लूकोज अणु में संचित रहता है। ठीक है, वो ग्लूकोज अणु में संचित रहता है। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है और ये जो जल है, ये तो अगर आप बात करें इस अभिक्रिया में, तो यहाँ जो देख रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कब होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जल रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा और क्लोरोफिल, यानी कि ये 4 प्रमुख घटक जब रहते हैं तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए अब जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसके लिए क्या स्थान होता है, किस स्थान में होता है। तो आपको पता है कि अभी आपको बताया कि पत्तियों में जो होता है क्या पाया जाता है, तो हरित लवक पाया जाता है। और वो किस भाग में पाया जाता है, तो ये मान लीजिए एक पत्ती है और इसका छोटा सा आकार लेके ये जूम करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए ये पत्ती का एक आंतरिक संरचना दिखाया गया है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हरे पौधे में होती है, और हरे पौधों के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। देख रहे हैं ना, इनके पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो एक इसका अंदर का है ना आंतरिक रचना जो देख रहे हैं ना, ये देखिए ये दिखाया जा रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, तो सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है, और इसी भाग में आपको पता चल गया यहाँ से कि पत्तियों के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाते हैं कौन, पत्तियां। और जो हरित लवक है
है ना, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कह सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहेंगे, तो हरित लवक यानी क्लोरोफिल को, और ये पत्तियों को क्या कहेंगे, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पत्तियों की जो पत्तियां होती है उसके बाह्य त्वचा पर, है ना, ऊपर की तरफ इस तरह से रचना पाई जाती है। ठीक है, स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है, ये स्टोमाटा का रचना देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये देखिए खुला हुआ स्टोमाटा यहाँ दिखाई दे रहा है और ये बंद हुआ स्टोमाटा दिखाई दे रहा है। तो ये कब खुलता है और कब बंद होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए अब ये जो चित्र देख रहे हैं इसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, और वो अंदर कैसे जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल में उपस्थित है ना आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है कि इसी कोशिकाओं के रंध्र जब खुले रहते हैं तो इससे विसरण क्रिया द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, विसरित होकर क्या हो जाता है, अंदर जाता है, और ये अंदर जाके क्या करेगा, तो जब अंदर पहुंच जाएगा, और कौन सूर्य का प्रकाश ला रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर रहा है, और जड़ से कौन ला रहा है, तो जड़ से जल को जाइलम लेके आ रहा है ऊपर, और ये क्या करते हैं, और सूर्य का जब प्रकाश है ही उस क्रिया में ये क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना ये भोजन संश्लेषित करते हैं। अब देखिए भोजन के फलस्वरूप अब देखिए ऑक्सीजन बना और जल भी बना था, कुछ चीज था ना, भोजन बना, ये तो ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज भी बना था ना, तो ग्लूकोज तो ये अपने अंगों की आंतरिक कार्यों करने के लिए, है ना, अपनी शारीरिक रचना में वृद्धि वगैरह करने के लिए, यानी इनके शरीर का बढ़ना घटना, टूटे फूटे भागों की मरम्मत करना, इन सब के लिए यूज करते हैं, है ना, अपनी जैविक क्रियाओं के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है और ये जल है ये इससे बाहर कैसे निकाल देते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये रंध्र का खुलना और बंद होना इन एपिडर्मल कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करता है। ये जो देख रहे हैं ना आप बाहर से, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर इनका बंद होना और खुलना निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि जब ये द्वार जो है, ये जो द्वार है, ये क्या होता है इसमें कि जल अवशोषित करके ये फूल जाती है, ये फूल जाती है, और फूल जाती है तो ये रंध्र खुल जाएंगे। ये जब फूल जाएंगे तो ये क्या होता है, रंध्र खुल जाते हैं। इस तरह से देख रहे हैं ना, इसमें रंध्र खुल जाते हैं, और उन्हीं रंध्रों से क्या होगा कि जब जल बाहर निकल जाएगा तो पुनः सिकुड़ के इस रूप में आ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, और इसी जगह से ही क्या होता है, ऑक्सीजन भी निष्कासित होता है। तो जल और ऑक्सीजन का निष्कासन इसी वात रंध्र जो देख रहे हैं छोटे छोटे, इन्हीं के द्वारा होता है। यानी कि ये खुला हुआ स्टोमाटा देखना, स्टोमाटा के अंदर इसको वात रंध्र कहेंगे, इन्हीं वात रंध्रों द्वारा क्या होता है, तो ऑक्सीजन और जल का निष्कासन होता है, और उसी इन्हीं वात रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की भी अपनी आपूर्ति को ये पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता ही चल गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इनके पत्तियों के किस स्थान द्वारा होता है, तो ये स्टोमाटा के खुलने और बंद होने पर निर्भर करता है। ठीक है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन और जल बाहर निकल जाता है, और फिर ये पुनः बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये क्रियाएं पौधों में, जो हरे पौधे होते हैं उनमें ये लगातार चलते रहता है। तो अब थोड़ा इसका परिभाषा देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस तरह से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसमें विकिरण ऊर्जा को, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश को ना, उससे ये क्या करते हैं, उसके ये अपने रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, क्लोरोफिल, तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों अर्थात किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा से क्या होता है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा जो क्या करती है, तो जल को दो भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर देता है। इनके ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाते हैं, है ना, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, यानी कि जैसे अब जो अभी क्रिया आप देख रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो आपका क्या था, जल था, तो इसमें क्या हो जा रहा था, तो जब ये क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल रहता है, और जब सूर्य का प्रकाश मौजूद है ना, सूर्य प्रकाश या लिख सकते हैं सूर्य प्रकाश जब मौजूद रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि इसे जल को, कौन, सूर्य के प्रकाश क्या करते हैं, जल को दो भाग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर देते हैं, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन अलग वायुमंडल में निकल के
चल जाता है ना, स्टोमाटा द्वारा बाहर निकल जाता है, और ये जो होंगे हाइड्रोजन ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज बना लेते हैं, और प्लस इसके साथ जल भी बनता है। ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो आपको बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप संतुलित कर सकते हैं, 6 6 12 और यहाँ 6, तो ये संतुलित हो गया। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कैसे होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो पूर्ण विधि होती है, पूर्ण क्रियाविधि होती है, इसमें हमेशा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 2 चरणों में पूरी होती है। क्या होती है, 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण क्या होता है कि पहले चरण में ये क्या करते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश होते हैं वो जल का विखंडन करते हैं, यानी कि इसको तोड़ने में कार्य करते हैं। यानी कि इस भाग में क्या होता है, इसको प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। इस भाग में जो अभिक्रिया होती है उसको प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपको बताएं कि सूर्य के प्रकाश देख रहे हो ना, विकिरण ऊर्जा जो है क्या करती है, तो जल को 2 भागों में बांट देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट देती है। तो ये प्रथम चरण होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, जिसे प्रकाश अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या होता है, तो ग्लूकोज बनाने में काम आता है। जो इस कंडीशन में जो बनता है उसको अप्रकाशीय या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये 2 चरण में होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया कहने का अर्थ ये नहीं है कि इस चरण में प्रकाश नहीं होता है इसलिए इसका नाम ये नहीं रखा गया है, क्योंकि ये अंधेरे में होता है। देखिए, प्रकाश होने या ना होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस यहाँ से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस तरह से होती है। तो ये 2 चरण में होती है, एक प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा, एक ये अप्रकाशिक। प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जल रहता है जिसे क्या करता है, जाइलम लेके जाता है ना, कहाँ से ले जाता है, तो जड़ से लेके, है ना, जड़ से कहाँ लेके जाता है, पत्तियों तक ले जाता है। तो आने वाले जल को 2 भागों में विघटित कर देता है, और जो ऑक्सीजन होता है फिर आप किसके द्वारा, तो स्टोमाटा द्वारा बाहर निकल जाता है, स्टोमाटा खुलने से। और ये क्या कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जंतुओं में पोषण के बारे में। तो जंतुओं में पोषण, आपको पता है कि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कि ये पूरी तरह से भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर या किसी अन्य, है ना, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये परपोषी होते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी जंतु होते हैं परपोषी होते हैं। यानी परपोषी 3 तरह से होता है ना, आप मृत जीवी भी कह सकते हैं, कुछ मृत जीवी भी होते हैं। ठीक है, कुछ परजीवी भी होते हैं, परजीवी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, प्राणिसम पोषी होते हैं। प्राणिसम पोषी, ये आपको 3 प्रकार बताए थे ना। तो वो निर्भर करता है कि वो जंतु किस तरह से भोजन ग्रहण कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए एक एक करके तीनों पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला बात करते हैं हम लोग अमीबा का। जो आप रचना देख रहे हैं, ये चित्र जो देख रहे हैं, ये अमीबा की रचना है। ठीक है, तो अमीबा का जो आकार होता है एक जैसा नहीं रहता है। तो अमीबा कैसा जीव है, थोड़ा देख लेते हैं। तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव होता है, ये सरल प्राणी संपोषी जीव होता है। ठीक है, यह मृदु जलीय है ना, यानी गंदे पानी में एक कोशिकीय या अनिश्चित आकार का प्राणी है। ठीक है, ये अनिश्चित आकार का होता है, और ये अनिश्चित आकार इनके कूटपादों के बनने बिगड़ने के कारण बदलता है। यानी कि ये जो कूटपाद देख रहे हैं ना, इसके ये बाहर वाले अंग, ये कूटपाद कहलाते हैं। यही बनते बिगड़ते रहते हैं, और ये इसलिए इनका आकार बदलते रहता है। इनका शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती, इनके पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने कूटपादों की मदद से भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये कूटपाद जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये भोजन के कण है, यहाँ गए, ये इसको घेर लिया, और घेर करके ये भोजन कहाँ चला गया, अंदर चला गया। तो देखिए, अगर बात करें अमीबा में पोषण की बात करें, तो ये अपना पोषण कैसे करते हैं, तो 3 कार्यों से ये अपना पोषण को पूरा करते हैं। पहले अंत ग्रहण करते हैं। अंत ग्रहण का मतलब कि भोजन को पहले अंदर ग्रहण करते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये भोजन जो है क्या हो रहा है कि कूटपादों की मदद से, ये देखिए कूटपाद है, ये इसको घेर लेगा धीरे धीरे, और ये अंदर चला जाएगा भोजन, और भोजन अंदर चला जाता है। फिर उसका ये पाचन करते हैं, और फिर तीसरा इसका काम क्या होता है, इसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि बहिष्करण करते हैं। ठीक है, बहिष्करण करते हैं। तो ये 3 कार्य है ना, 3 चरण में पूरा होता है। तो चलिए इसको चित्र से हम लोग समझते हैं।
चलिए इस चित्र में देख रहे हैं कि ये तीनों चरण के बारे में थोड़ा इस चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं कि अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, पाचन कैसे करते हैं और फिर उसका बहिष्करण कैसे करते हैं। तो देखिए आपको बताया कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, ये अपने कूटपाद है ना, कूटपाद के बनने बिगड़ने से ऐसा होता है। तो देखिए अगर बात करें तो इनमें कोई विशेष मुख वगैरह नहीं होता है भोजन को अंदर लेने के लिए, जैसे मनुष्य में देखते हैं ना मुंह होता है और उसके निष्कासन के लिए भी हमारे पास अंग होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई अंग नहीं होता है। तो ये अपने शरीर की सतह द्वारा ही है ना, ये शरीर की सतह द्वारा ही विसरण क्रिया से लेते हैं। और विसरण क्रिया किस तरह करते हैं, तो यहाँ जो भोजन के कण दिख रहे हैं, ये पहले इसको क्या करेंगे, ये कूटपाद इसको घेरते जाएंगे है ना। जब भोजन के बिल्कुल समीप आएंगे तो इसको घेरते जाएंगे और क्या होंगे, तो ये भोजन के कण इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये भोजन के कण यहाँ अंदर आ गए, तो अंदर आने के बाद भोजन जो होगा ये भोजन का पाचन करेंगे। तो अंतग्रहण हो गया पहले। अब भोजन का पाचन किस तरह से होता है, इसमें पचेगा कैसे, तो अगर बात करें भोजन के पचने के लिए तो भोजन रसधानी, ये जो देख रहे हैं ना भोजन रसधानी, ये यही भोजन का पाचन करते हैं, ठीक है। ये भोजन रसधानी क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। और जब ये पच जाएगा तो पचा हुआ भोजन जो होगा, भोजन है ना, पचा हुआ भोजन ये भोजन रसधानी से निकलकर क्या कर देता है, तो कोशिका द्रव में इधर उधर फैल जाता है। ये कोशिका द्रव में इधर उधर फैल जाता है और ये क्या होता है, तो ये पूरे शरीर में वितरित रहता है। और फिर ये क्या होगा कि ये ठीक है, ये पूरे शरीर में वितरित हो जाएगा। यानी कोशिका द्रव ये वाला भाग है ना इसका, ये कोशिका द्रव आप जानते हैं ना, पढ़े होंगे 9th क्लास में कोशिका द्रव किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव में पूरी तरह चारों तरफ वितरित हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये निश्चित स्थान इसमें नहीं होता, कोई भी निश्चित स्थान, जो अपचा हुआ जो भोजन होगा यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है इनके, उनको कैसे निष्कासित करेंगे, तो जैसे ये आप देखिए ना भोजन को कुटपाद द्वारा ग्रहण की है, तो वैसे ही क्या होंगे कि ये अपने शरीर के द्वारा ही, देख रहे हैं ना ये नीचे वाले फिगर में, ये क्या हो रहा है कि फिर ये ऐसे ही ये कुटपाद द्वारा ही इसके बिगड़ने से फिर देखिए ये भोजन क्या हो जा रहा है, बाहर भोजन ये निष्कासित हो जा रहा है, अपचा हुआ भोजन बाहर निकल जा रहा है, यानी ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इनके शरीर से वो बाहर निकल जा रहा है। तो ये 3 चरण मतलब पहला अंतग्रहण हुआ, फिर उसका पाचन हुआ, पाचन भोजन रसधानियों के भोजन रसधानी के में जो एंजाइम होंगे उनके द्वारा होगा, और फिर ये क्या होगा, इसका निष्कासन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चरणों में पूरा होता है, यानी निष्कासन करने का मतलब उसका बहिष्करण कर देना। तो ये भोजन के रूप में किस चीज को ग्रहण करते हैं, तो देखिए जो अमीबा का जो भोजन होता है वो शैवाल होता है, इस शैवाल को खाते हैं, ठीक है। शैवाल होता है और क्या होता है, तो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, तो कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ भी है ना, छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ, या एक कोशिकीय जीव को भी है ना, कुछ एक कोशिकीय जीव को भी, एक कोशिकीय जीव को भी ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, शैवाल को खाते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, है ना, डायटम को खाते हैं, डायटम, ठीक है। तो इस तरह से इन सब चीजों को ये अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं ये आपका, ये भी एक कोशिकीय प्राणी है जिसे पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे पैरामीशियम कहते हैं। ये भी एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है, यानी ये भी प्राणी संपोषी है अमीबा के जैसे ही, है ना। और ये अमीबा के जैसे ही मृदुजलीय है, ये मृदुजल में ही पाया जाता है, ठीक है। परंतु इसका आकार जो होता है निश्चित रहता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित रहता है। जो अमीबा का बदलते रह रहा था ना, इसका आकार निश्चित होता है, ठीक है। अब देखिए इनके शरीर के ऊपर ये जो दिख रहे हैं, ये इसको प्रचलन अंग कहते हैं, ठीक है। ये प्रचलन अंग जो है ये सिलिया होता है, इसमें लगातार गति होती रहती है, लगातार घूमते रहता है, ठीक है। तो जब भोजन के कण होते हैं, जैसे अमीबा में कोई स्थान नहीं था, लेकिन इसमें कोशिका मुख होता है ना, कोशिका मुख जो देख रहे हैं ना, कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम जिसे कहा जाता है। तो कोशिका मुख के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये देख रहे हैं ना कोशिका मुख, ये देख रहे हैं ना, ये वाला भाग जो दिख रहा है ये कोशिका मुख है, इसी कोशिका मुख द्वारा ही ये भोजन ग्रहण करते हैं। अगर मान लीजिए भोजन के कण यहाँ आ गए तो ये सिलिया गति करके उनको यहाँ ला देगा, ठीक है, और ये भोजन अंदर चला जाएगा, ठीक है, भोजन यहाँ अंदर चला जाएगा। और ये भोजन अंदर जाके क्या होगा, तो भोजन रसदानी में जो आपके एंजाइम है उसका पाचन करेंगे, और फिर इसका यहाँ यहीं से इसी द्वार से क्या हो जाएगा, उसका निष्कासन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझ गए ना,
यहाँ से फिर उसका यहीं से यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, इसी भाग से क्या हो गया, उस भोजन का निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसका आकार निश्चित रहता है, और इस सिलिया के कारण ही, इस लगातार गति होने के कारण ही ये भोजन यहाँ से अपने कोशिका मुख से ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, अमीबा जैसा ही मृदुजलीय प्रोटोजुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है, जो भी मनुष्य हो या उच्च श्रेणी के जो भी जंतु होते हैं, उनमें एक ही जैसा पाचन तंत्र पाया जाता है, जो आहार नाल कहलाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं, आहार नाल के नाम से जानते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल। तो देखिए आहार नल जो होता है ये मुख्य अंग होता है जिसमें पाचन, आहार नल कहाँ से शुरू होता है, तो आपके मुख से शुरू होकर, है ना, मुख से शुरू होकर ये लगभग 10 मीटर लंबा होता है। आगे अभी आपको बताएंगे कि ये लगभग 10 मीटर लगा होता है। ये आपके मुख से शुरू होकर मल द्वार तक, यानी कि जहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं और जहाँ से निष्कासन करते हैं वहां तक फैला होता है। तो सिर्फ आहार नाल ही नहीं, इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां जो होती है, जो पाचन की कार्य करती हैं, पाचक ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक है, और जिन जो पाचन क्रिया जो पूरी तरह से पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है, वो भी भाग लेती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आहार नाल की बात करें। तो आहार नाल क्या होता है, तो एक तरह की एक कुंडलित रचना। आहार नाल क्या आपकी एक कुंडलित रचना है, ये लगभग 10 मीटर होता है, जो आपके मुख गुहा यानी मुख से शुरू होकर कहाँ तक चला जाता है, तो ये मल द्वार तक फैला होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, यानी देखिए यहाँ मुख है, ये ना मुख गुहा। ठीक है, यहाँ से मुख गुहा से शुरू होकर ये जो आहार नाल आ रहा है, यहाँ से देख रहे हैं ना, ये फूड पाइप होता है। फूड पाइप आगे चल के ये जो देख रहे हैं ना, अमाशय हुआ, है ना, अमाशय के बाद यहाँ पे बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, यहाँ से चल के यहाँ तक देख रहे हैं, ये मल द्वार तक यहाँ से शुरू होता है, और ये लगभग 10 मीटर की रचना होती है। तो इसमें कौन कौन सी ये ग्रास नली जो देख रहे हैं, मुख लिख रहे हैं, ट्रैकिया देख रहे हैं, इन सब के बारे में एक एक करके, है ना, एक कोलन के बारे में, अग्न्याशय के बारे में, अमाशय के बारे में, यकृत के बारे में, एक एक करके सभी अंगों के बारे में, यानी कि मनुष्य के आहार नाल में जो भी अंग भाग लेंगे, इस आहार नाल में जो जो अंग आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आहार नाल की बात करें तो इसमें जो पाचन तंत्र का निर्माण हो रहा है उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पाचन तंत्र का मतलब आप समझते हैं, पाचन तंत्र क्या होगा कि जो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग मिलकर जो अंग तंत्र बनाते हैं उन्हें को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, है ना। तो पाचन क्रिया में आपका मुख भाग लेता है, यहाँ से लेके मल द्वार तक जो भी अंग भाग लेते हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मुख के बारे में जीभ होता है, दांत होता है ना, ट्रैकिया, है ना, उसके बाद आपका, है ना, इसके बाद यहाँ से होता है ना फूड पाइप, फूड पाइप हो गया, अमाशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, कोलन हो गया, बड़ी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया। इनके बारे में एक एक करके हम लोग इस सब के बारे में, सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता चल गया कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो ये पाचन तंत्र वह तंत्र है जिसमें वैसे अंगों का समूह जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं वो सब मिलके क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना है। अगले वीडियो में हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में प्लीज शेयर करें। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, तो शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इसे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, है ना, सभी दोस्तों के पास भेजें, क्योंकि जितना ज्यादा व्यू होगा तो हमें भी इससे कुछ फायदा हो सकेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए तो अब आपको इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।